नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 सितंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। धार्मिक नगरी उज्जैन के लोग अब इतने क्रूर हो गए हैं कि वह बेजुबान जानवरों की जान ले रहे हैं। देवास रोड स्थित महालक्ष्मी नगर में कतिपय बदमाशों ने 5 आवारा कुत्तों की एसिड डालकर जान ले ली। दरअसल ये हरकत 31 अगस्त की रात हुई थी। अज्ञात बदमाश ने कॉलोनी में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स पर एसिड डाल दिया था। ये डॉग्स दर्द के मारे रात भर करहाते रहे। सुबह लोगों ने जब कुत्तों की हालत देखी तो पशु चिकित्सकों को बुलाया। लालपुर के चिकित्सक डॉक्टर मितेश बघेल ने कुत्तों का उपचार किया, लेकिन एक की भी जान नहीं बची। बेजुबान जानवरों के साथ हुई क्रूरता की जानकारी रहवासियों ने मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल की इंदौर में रहने वाली प्रियांशु जैन को दी। वह उज्जैन पहुंची और अधिकारियों से मिलकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। प्रियांशु के मुताबिक वह कनाडिया इंदौर के प्रदेश के पहले एनिमल थाने में कोऑर्डिनेटर भी हैं। थाना प्रभारी दिनेश पटेल ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। 5 डॉग्स की सूचना आई थी कि उनके मुंह पर एसिड फेंका गया है और काफी ज्यादा वो लोग तड़प रहे थे। वीडियोस भी आए थे कुछ हमारे पास में। तो उसके बाद में डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन सैडली कल सुबह उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो उसके बाद में वहाँ शिकायत आई थी। फिर यहाँ पर जो लोकल रहवासी हम लोग उनको लेकर आए, फिर CSP मैडम से मिले, SP साहब से बात की। तो अभी यहाँ पशु क्रूरता अधिनियम में FIR कर रहे हैं। ये 31 तारीख की रात की घटना है, महालक्ष्मी नगर की है और जानकारी हमको 1 तारीख को मिली थी। तो जो लोकल है अमृता जी हैं और इनके लोग हैं, इन लोगों ने वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह करवाया था डॉग्स का। फिर डेथ हो गई तो उसके बाद फिर कार्रवाई के लिए यहाँ पर हम लोग आए। उसके बाद ये थाना नागझरी क्षेत्र अंतर्गत महालक्ष्मी कॉलोनी है। यहाँ रहवासियों की शिकायत है कि सब कुत्ते को किसी ने मारा है अज्ञात व्यक्तियों ने। उस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, विवेचना की जा रही। अभी विवेचना में आएगा कितने कुत्ते शांत हुए नहीं हुए। बाबा महाकाल का दरबार अब पूरी तरह व्यावसायिक होने की राह पर बढ़ चला है। प्रोटोकॉल व्यवस्था से दर्शन करने पर 100 रुपए शुल्क लेने का प्रस्ताव पारित करने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने ऑनलाइन भस्म आरती करने पर 200 रुपए शुल्क लगाना तय कर दिया है। 11 सितंबर से आम आदमी यह शुल्क चुकाकर भस्म आरती कर सकेगा। बस उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भस्म आरती के लिए बुकिंग 7 सितंबर से शुरू की जाएगी। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मीटिंग की और इसमें मंदिर का पूरी तरह व्यावसायिकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समिति ने मंदिर के काउंटर से बिकने वाले लड्डू भोग की कीमत भी डी कंट्रोल कर दी, यानी लड्डू भोग की कीमत उसकी लागत के अनुसार रहेगी। यह बाजार मूल्य की तरह कम ज्यादा होती रहेगी। फिलहाल लड्डुओं की कीमत नो प्रॉफिट नो लॉस के नियम से तय होती है। समिति ने 2021-22 के लिए 21 लाख रुपए फायदे का बजट पेश किया। समिति ने 79 करोड़ 98 लाख की आय की तुलना में व्यय 79 करोड़ 47 लाख रुपए माना है। आइए देखते हैं समिति ने और कौन कौन से फैसले लिए। महाकाल मंदिर तक आने वाले मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। भू अर्जन के लिए 2 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंदिर में दान में मिले स्वर्ण आभूषण बैंक में रखे जाएंगे। विक्रम कीर्ति मंदिर का संचालन अब महाकाल मंदिर समिति नहीं करेगी, इसे विक्रम यूनिवर्सिटी को सौंपा जाएगा। लड्डू महाभोग यूनिट का विस्तार किया जाएगा और नई मशीनें लगाई जाएंगी। वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में संचालक की नियुक्ति के लिए सहमति बन गई है। CBRI रुड़की को स्ट्रक्चरल असेसमेंट रिपोर्ट के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। भगवान महाकालेश्वर के सामान्य एवं 360 डिग्री लाइन दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए स्मार्ट सिटी ई-निविदा जारी कर प्रस्ताव बुलाएगा। आज प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर से भस्म आरती पुनः चालू करी जाएगी और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्म आरती शुरू की जाएगी, क्योंकि लगभग 2000 का हमारे पास में वहाँ पर स्कोप है बैठाने का, जिसमें 50% का ही अभी हम लोगों को यूज़ करना है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। बाकी पूरी व्यवस्था जो है ऑनलाइन या जो कुछ पुजारी पुरोहित या प्रोटोकॉल वाला मामला होता है उसके तहत रहेगी। ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें जो शिकायतें आती हैं वो ना आए, इसके लिए आगामी 7 तारीख को सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन किया जाएगा और भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन चालू होगी और पूरे 1 महीने की बुकिंग हम लोग खोलेंगे। आगे फिर एक दिन की बुकिंग जो है वो 1 महीने की खुलती रहेगी। देखिए, नंदी हॉल और गर्भगृह पूरी तरीके से आगे भी प्रतिबंधित रहेंगे। भस्म आरती के समय भी किसी को भी नंदी हॉल में बैठने की अनुमति नहीं होगी, किसी को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी विभागों का ढर्रा सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अब देखिए ना, शहर के आउटर रिंग रोड PWD ने बनाए, इन पर लाइट भी उसने लगाई, लेकिन अब जब इस पर अंधेरा पसरा पड़ा है तो उसने सारा ठीकरा नगर निगम पर फोड़ दिया। हमारा नगर निगम उससे भी बड़ा वाला है।
उसने अंधेरे की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी पे डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दोनों विभागों की खींचतान में आम आदमी जान जोखिम में डालकर रात में इन सड़कों से निकल रहा है। अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान ने आउटर रिंग रोड पर पसरे अंधेरे का सच जानने के लिए अलग अलग रिंग रोड का दौरा किया। देवास रोड के नागझीरी चौराहे से इंदौर रोड को जोड़ने वाली सड़क पर 62 लाइटें बंद हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस रोड पर जगह जगह बंद लाइटें रात में वाहन चालकों के लिए मुसीबत पैदा करती हैं। इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर त्रिवेणी मंदिर तक की सड़क का भी ऐसा ही हाल है। इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है, लेकिन सड़क की 33 स्ट्रीट लाइटें बंद है। त्रिवेणी से मेघदूत गार्डन तक की हालत तो बेहद खराब है। यहाँ लगातार 40 लाइटें बंद है। यहाँ से गुजरने वाले गाड़ियों की हेडलाइट के भरोसे हैं। जमींदोज शांति पैलेस से हरी फाटक ओवरब्रिज की स्थिति भी ऐसी ही है। यहाँ की 32 लाइटें बंद पड़ी हैं। कमोवेश ऐसी ही हालत मक्सी रोड से आगर रोड को जोड़ने वाली रोड की है। पूरी सड़क की सारी लाइटें बंद है। यह इलाका 2 औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है और इस पर भारी वाहनों का दबाव भी काफी रहता है। कुछ ऐसा ही हाल विक्रम नगर ओवरब्रिज का है। ओवरब्रिज की पूरी लाइटें बंद है। अंधेरे में सफर करने को लोग मजबूर हैं। सड़कों पर पसरे अंधेरे के लिए जब अभय न्यूज ने जिम्मेदारों को तलाशा तो अलग ही कहानी सामने आई। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम दोनों विभाग एक दूसरे पर गलतियों का ठीकरा फोड़ते रहे। नगर निगम के अधिकारी ने कैमरे पर ना आने की शर्त पर बताया कि सड़क पीडब्ल्यूडी ने बनाई, लाइट उसने लगाई, तो रखरखाव हम क्यों करें। फिर रखरखाव करने से पहले हैंडओवर की प्रोसेस पूरी करनी होती है। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को जमा कराने हैं, लेकिन वह राशि जमा ही नहीं करा रहा तो फिर मेंटेनेंस कैसे करें। दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लाइटों की जिम्मेदारी से सीधे ही पल्ला झाड़ लेते हैं। एसडीओ JR आर्य की माने तो सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों का बिल जब नगर निगम भर रहा है तो रखरखाव करना उसकी ही जिम्मेदारी है। इसमें हैंडओवर जैसी कोई बात ही नहीं है। बहरहाल 2 विभागों के खींचतान के बीच लोग इन आउटर रिंग रोडों से अंधेरे के बीच भगवान का नाम लेकर गुजरने को मजबूर है। उम्मीद की जाती है कि अफसरों के दिमाग ठिकाने आएंगे और वह कागजी खाना पूर्ति करने के बजाय जमीनी हकीकत देखकर व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ बताइए सर। एक मुझे जानकारी चाहिए थी सर, ये जो उज्जैन शहर में जो लाइटें पीडब्ल्यूडी ने लगवाई थी, हाँ उसमें से कई रोड की मुख्य रोडों की कई लाइटें हैं, कई पोल बंद है सर, तो चलिए निगम के अधिकारियों का कहना है कि ये लाइट जो है ये अभी पीडब्ल्यूडी हमने हैंडओवर कर दी है। तो उनका तो सर कहना है कि हमारे पास अभी कोई ऐसा लेटर नहीं आया, हमने हैंडओवर में नहीं पास कैसे लेटर नहीं आया। नहीं सुनो आप उनसे पूछो बिल कौन भर रहा है जी। हाँ बिल कौन भर रहा है। जब बिल भर रहा है तो फिर आप लेटर क्या होता है। कलेक्टर साहब ने पहले ही बोल देते अगर बिल भर रहा है वो तो वो नहीं के हैंडओवर हो गए जी। सर कुछ 150 लाख रुपए का कुछ मामला है क्या? नहीं वो मामला नहीं है। देखो कोई मामला नहीं है, ये तो सरकारी है, बाकी वो हैंडओवर उनके है जी। ठीक है ना, ये आप पक्का कर लो। आम आदमी यूडीए और हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाओं से यह सोचकर प्लॉट या मकान खरीदता है कि यहाँ सब कुछ वैधानिक होगा, लेकिन जब यही संस्थाएं उसे धोखा दे दें तो आम आदमी क्या करेगा। कुछ ऐसी ही हालत उज्जैन विकास प्राधिकरण ने शिप्रा विहार के B सेक्टर में प्लॉट खरीदने वाले 150 हितग्राहियों की कर दी है। पूरा रुपया भरने के बाद अब ये हितग्राही प्राधिकरण के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी ट्रिब्यूनल से फैसला आने की दुहाई दे रहे हैं। इस गड़बड़ झल्ले की शुरुआत 2006 में हुई थी। प्राधिकरण प्रशासन ने 2006 में शिप्रा विहार कॉलोनी बनाते हुए भूखंडों के लिए निविदा निकाली थी। कॉलोनी के 20 सेक्टर में अलग अलग साइज के 150 भूखंड बेचे गए थे। 50,000 से लेकर 1.5 लाख कीमत के इन भूखंडों को लोगों ने इस उम्मीद में लिया था कि जल्दी ही उनके मकान का सपना पूरा होगा। लोगों ने अपने सपनों को उड़ान देते हुए नगद और किश्तों में प्लॉट की कीमत भी अदा कर दी। कहानी में मोड़ 2012 में आया, जब रजिस्ट्री और कब्जा होने के बावजूद लोग मकान बनाने पहुंचे तो प्राधिकरण प्रशासन ने नप्ती करने से इनकार कर दिया। दरअसल जमीन पर कब्रिस्तान था और वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति ले डाली। हालांकि प्राधिकरण प्रशासन के लिए भू अर्जन की कार्रवाई विधिवत की गई, लेकिन यह मामला कोर्ट पहुंच गया। निचली कोर्ट से हारने के बाद प्राधिकरण ने वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अपील कर दी। बस तभी से मामला उलझा हुआ है और लोग मकान बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे लोगों ने बताया कि प्राधिकरण प्रशासन अब उन्हें ब्याज सहित राशि लौटाने की बात कर रहा है, लेकिन लोग इस पर तैयार नहीं हैं। सुधीर रावल ने बताया कि हमने प्लॉट खरीदने में रुपया इसलिए नहीं लगाया था कि हमें ब्याज कमाना है। ब्याज कमाना होता तो FD करते, म्यूचुअल फंड में निवेश करते। हमने तो मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदे थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने मौके पर UDA CEO सोजान सिंह रावत को बुलाया और उनसे ही सीधे समस्या का निदान करने की बात की। रावत ने मीडिया को बताया कि विधिवत भू अर्जन के बाद ही कॉलोनी विकसित की गई थी। वक्फ बोर्ड ने 2012 में आपत्ति लगाई और उसके बाद से स्टे हो गया। अब मामला ट्रिब्यूनल में है और इंतजार फैसले का है। बहरहाल प्राधिकरण और वक्फ बोर्ड के बीच करीब 150 परिवार पीस रहे हैं।
इन्हें भरोसा नहीं है कि कब प्लॉट पर कब्जा होगा और उनके मकान बनाने का सपना पूरा होगा। सर, हमने सन 2006 में विकास प्राधिकरण ने पेपर में विज्ञप्ति दी थी प्लॉट के लिए, तो शिप्रा विहार के उसके लिए हमने 20 सेक्टर में प्लॉट बुक किए थे। 2006 से लेके उन्होंने 2014 तक हमसे किस्तें जमा कराई, जो कि हमने सारी किस्तें जमा कर दी हम लोगों ने। उसके बाद उन्होंने उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी कर दी, हमने नगर निगम से नामांतरण भी करवा लिया और कब्जा लेटर भी हमारे पास है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वक्फ बोर्ड वाले आके बोलते हैं कि हम आपको मकान बनाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान का एरिया है। तो कब्रिस्तान का एरिया उन्होंने सन 1993-94 में शायद घोषित किया था, जब से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उस जमीन के ऊपर प्राधिकरण ने कैसे प्लॉट काट दिए। पेमेंट का तो वो बोल रहे हैं, पर हम पेमेंट लेने के तैयार नहीं। हमको ब्याज थोड़ी कमाना है, हमने भूखंड के लिए पैसा दिया। हम तो ब्याज कमाना होता है, हम बैंक में पैसा लगाते हैं, हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, हम शेयर मार्केट में लगाते हैं। हमको जमीन लेनी है भैया, मकान बनाना है। प्राधिकरण का काम मकान बनाने का देना है कि ब्याज कमा के देना लोगों को। हमको प्लाट के बदले प्लाट चाहिए, हमारा कहना ये है। आपका नाम? सुधीर कुमार रावल। देखिए, एक शिप्रा विहार स्कीम है, वहाँ पर एक वक्फ की कोई प्रॉपर्टी थी कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान को छोड़कर हम लोगों ने वहाँ पर अपनी एक स्कीम डेवलप की थी। बाद में डेवलप करने के बाद में अपने प्लॉट भी जो हमारे हितग्राही उनको आवंटित किए थे, कब्जा भी उनको दिया हुआ है लीगल तौर पर। बाद में 2012-13 में जो वक्फ बोर्ड है उनके द्वारा कुछ उसमें एंट्री कर दी गई है वक्फ की संपत्तियों के रूप में। लीगल इशू उसमें आया है, इसलिए हम लोग अभी कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, वक्फ बोर्ड में गए थे। अभी वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है भोपाल में, उनके यहाँ पर ये केस चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका फैसला वहाँ पर हो जाएगा। लीगल तौर पर ये सारी ज़मीन जो है हमको भू अर्जन के माध्यम से कलेक्टर के द्वारा दी गई थी। उसी के आधार पर इसको विकसित करके जो हमारे आवंटित लोग हैं हितग्राही, उनको हमने आवंटित किया था और वो एक तरीके से उनका लीगल पूरा स्टेटस वहाँ पर है। मक्सी रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर की पुजारन रेखा जायसवाल के शुक्रवार को लापता हो जाने से सनसनी फैल गई। उनका मंदिर निर्माण को लेकर ही क्षेत्र के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है। पहले इस जमीन पर गंजेड़ियों की जमावट थी, वह दिन भर गांजा खींचते पड़े रहते थे। मंदिर बनने के बाद गंजेड़ियों का आना जाना बंद हो गया था, लेकिन वह रंजिश रख रहे थे। रेखा जायसवाल की पुत्री कनिष्का के मुताबिक मां घर से आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जाने का कहकर निकली थी। मेडिकल कॉलेज में रेखा की देवरानी भर्ती है। वह ना तो मेडिकल कॉलेज पहुंची और ना ही घर लौटी। रेखा ने गुरुवार को ही 20,000 रुपए एटीएम से निकाले थे, इसमें से 15,000 रुपए वह साथ ले गई है। फिलहाल रेखा का मोबाइल बंद आ रहा है। कनिष्का के मुताबिक रामकिशन रायकवार और उमाशंकर मंदिर निर्माण के कारण रंजिश रखते थे। मेरी मम्मी का नाम रेखा जायसवाल है। वो सुबह 10:30 बजे के करीब यहाँ से पंचमुखी हनुमान मंदिर से निकली हैं आरडी गाड़ी जाने के लिए। वहाँ मेरी चाची एडमिट है और यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से तो पैदल निकली हैं और यहाँ से जाने के बाद उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ना वो हॉस्पिटल पहुँची है, वहाँ पे भी सारी छानबीन कर ली हमने। ना हॉस्पिटल पहुँची है, ना किसी रिश्तेदार बुआ वगैरह किसी के घर नहीं गई हैं। फिर जैसे रामकिशन उमाशंकर यहाँ पे जो भी गांजा पीते थे यहाँ लोग बैठ के, उन सबको हटाकर यहाँ पर मंदिर निर्माण करा है, इसलिए उनका विवाद चल रहा है। मतलब जितने भी गंजेड़ी वगैरह सबसे विवाद चल रहा है। शहर के सहकारी क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित विक्रमादित्य नागरिक बैंक के अध्यक्ष का चुनाव शनिवार को होगा। अध्यक्ष की दौड़ में 4 नाम चल रहे हैं। इसमें शैलेश कलवाड़िया को फिलहाल सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि हर उम्मीदवार के पास 2 से 3 संचालक हैं। ऐसे में चुनाव रोचक हो गए हैं। नागरिक बैंक ने पिछले सप्ताह ही अपने 12 संचालक चुने थे। इन संचालकों में से 9 समन्वय पैनल और 3 विश्वास पैनल के हैं। संचालक चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि बैंक अध्यक्ष शैलेश कलवाड़िया होंगे, लेकिन जिस तरह से वह संचालक चुने गए हैं उसके बाद से अध्यक्ष चुनाव के समीकरण बदल गए हैं। बैंक में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए सबसे पुराने संचालक राजेश महेश्वरी सबसे प्रबल दावेदार है। वह बैंक गठन के बाद से ही संचालक चुने जाते रहे हैं। महेश्वरी के पक्ष में उनका व्यवहार कुशल होना और सबसे बड़ी जीत होने के हथियार है। मार्केट के ही व्यापारी दिलीप बरगोटा भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है। उनके साथ जैन व्यापारियों की लॉबी है। हालांकि बताया तो यह भी जा रहा है कि यह पूरा चुनाव ही दिलीप बरगोटा के अध्यक्ष बनने के इर्द गिर्द घूम रहा है। राजेश गर्ग भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। इन सब के बीच सबसे प्रबल दावेदारी शैलेश कलवाड़िया की है। संचालक चुनाव से पहले बंटू भैया का अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्हें संचालक पद पर जीत मिली है उससे उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल समन्वय पैनल के 9 एवं विश्वास पैनल के 3 संचालक चुने गए हैं। कौन कितने संचालकों को अपने पाले में करने में कामयाब होगा, सारा खेल इस पर निर्भर करेगा। बहरहाल विक्रमादित्य नागरिक बैंक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर तक बैंक को नया अध्यक्ष मिल जाएगा।
कोषालय विभाग लेखा प्रशिक्षण शाला में 7 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे विशेष कार्यशाला करेगा। इसमें अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर चर्चा होगी। मीटिंग में सारे अकाउंटेंट उपस्थित रहेंगे। संभाग आयुक्त संदीप यादव ने नीमच के सहकारिता विभाग के जिला पंजीयक संजय आर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आर्य अनोत्सव की बैठक में अनुपस्थित रहे थे। 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में गांव-गांव व मोहल्ले-मोहल्ले जाकर प्रचार किया जा रहा है। विधिक अधिकारी दिलीप मुजालदा ने बताया कि जो पक्षकार लोक अदालत में अपना प्रकरण रखवाना चाहते हैं वह संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक आंदोलन किया। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन की जानकारी कर्मचारी संघ के सचिव अश्विन पहाड़िया ने देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा शनिवार को शहर आएंगे। वह सुबह 11 बजे शासकीय रोपड़ी में उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे वह सिंहस्थ मेला कार्यालय में उद्यानिकी विभाग की मीटिंग लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उद्यानिकी विभाग ने औषधीय पौधों का वितरण किया। इस मौके पर जिला आयुष विभाग के अधिकारियों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया भी उपस्थित थे। विक्रम विश्वविद्यालय में स्टार्टअप सेटअप कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत पौराणिक थे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।